नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइव न्यूज़। जिस तरीके से इन दिनों आपको एक बड़ी चर्चा मिल रही होगी कि एक इंटरनेशनल चैनल के ऑफिस में यानी उनके दफ्तर पे रेड मारी गई, और अगर सरकारी ज़बान में कहें तो वो रेड नहीं बल्कि वो नॉर्मल मतलब एक विज़िट था, जबकि हकीकत ये बताई जा रही है कि वो रेड था। और ये कोई और चैनल नहीं, हम एक ज़माने में हमारे बचपन में चाइल्डहुड में BBC लंदन होता था, यानी रेडियो पे सुना करते थे। बट अभी डिजिटलाइज होने के बाद ये सैटेलाइट पे भी आए, 2 घंटे का स्लॉट इन्होंने लिया, NDTV के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ था। लेकिन अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो BBC चैनल परफॉर्मेंस कर रहा है वो आप सब जानते हैं, बहुत ही बेबाक और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन इसी बीच एक बात सुर्खियों में आ गई कि इनके ऑफिस में यानी दिल्ली के ऑफिस में और बॉम्बे के ऑफिस में गवर्नमेंट के लोगों ने, एजेंसीज ने रेड किया। और रेड में क्या भाई कि उनका सिर्फ एक नॉर्मल विजिट था और एक सर्वे था। बेसिकली सर्वे वर्ड का इस्तेमाल सरकारी तंत्र ने किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वो सर्वे नहीं है कि जनगणना वाला सर्वे या दीगर सर्वे नहीं है, बल्कि ये रेड है, सरल भाषा में छापेमारी है। तो ये छापेमारी होने का आखिर कारण क्या हो सकता है? जो इंटरनेशनल यानी इंडिया से लेके ब्रिटेन तक ये खबर गई, और ब्रिटेन के जो उनके ओनर या जो उनके लोग जुड़े हुए हैं वो भी इनके चैनल के ऑफिस में रेड पड़ने के बाद उनका क्या रिएक्शन या एक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ये मामला हुआ है वो कुछ और नहीं, एक कहा जाए तो डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये एक बताया जा रहा है कि बदले की भावना के हिसाब से इनके ऊपर ये एक्शन हुआ है। और एक्शन का मतलब ये कि जो छापेमारी हुई है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्री जो बीजेपी के खिलाफ बताया जा रहा है, यानी कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू यानी उनकी जो उनकी क्रियाशील थी, जो उनके यानी जो एक्टिविटी थी एज अ CM जो उन्होंने किया था, या फिर बहुत सारे कांड हुए वहाँ पर, बहुत सारे मतलब इनकाउंटर्स भी हुए, और गोधरा कांड भी सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ कि एक तबके को, एक ज़ात को टारगेट करते हुए उस तरीके से इनकी नाकामी को दर्शा रहा है डॉक्यूमेंट्री में, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये BBC डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो बैन लगाया गया कि ये यूट्यूब और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उसको नहीं दिखा सकते इंडिया में, और जो ये ट्विटर प्लेटफॉर्म है उस पर इंडिया में नहीं दिखा सकते, जबकि ये दूसरी कंट्री में ख़ास तौर से लंदन में और दूसरी UK US वगैरह में इसको दिखाया जा रहा है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। और वहाँ पर इनकी जो बदनामी हो रही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PM है उनके जो उस समय में उन्होंने अपना पोजीशन पे थे एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे और जिसकी वजह से लोगों के मर्डर हुए, मारे गए, घर लोगों के तबाह हो गए, जला दिए गए, बहुत सारे वहाँ पर मामले हुए। जैसे कश्मीर फाइल को एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग प्रमोशन कर रहे थे, वो एंटी मुस्लिम था, है ना। कश्मीर के मुसलमानों का दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से जुल्म किया कश्मीरी पंडितों पे। लेकिन यहाँ पर जो BBC डॉक्यूमेंट्री है उसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से एक समाज के ऊपर यानी ख़ास तौर से मुसलमान तबके के ऊपर किस तरीके से वहाँ की सरकार, बीजेपी की सरकार, जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई थे तब उनके सरपरस्ती में जब सरकार चल रही थी तो उनके लोगों ने क्या क्या जुल्म किया। और उस वक्त में उस डिसीजन के बाद, वो कांड होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा था तो वहाँ का अभियुक्त बनाया गया था, और उस अभियुक्त को तड़ीपार भी किया गया, फिर जेल भी जाना पड़ा उनको, और वो नाम था, आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आज के तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होम मिनिस्टर के ऊपर का जो दर्जा रखने वाले, यानी सेकंड पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी अगर बोला जाए कि मोदी जी के बाद अगर किसी का पोजीशन है तो उस शख्स का है, और वही उस ज़माने में अभियुक्त थे। उनका नाम है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह उस पूरी प्रक्रिया के, पूरे फिल्म के विलन बताए जा रहे थे, और उनको वहाँ से तड़ीपार भी किया गया था। फिर उसके बाद जब उनकी अरेस्टिंग हुई तो जेल भी, लेकिन इन लोगों का बहुत अच्छा था, सरकार में थे ये, तो उनको जल्द ही रिहा भी करा लिया गया था। बहरहाल वो तो बहुत डीपली है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप देख सकते हैं उस ज़माने में क्या क्या हुआ था। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ कि
आज जो इस डॉक्यूमेंट्री का यानी बीजेपी की ने जो बीजेपी सरकार ने जो बीबीसी लंदन यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो बैन लगाया है, के बाद जामिया मिलिया के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट ने बहुत सारा आंदोलन भी किया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो बैन अभी भी कायम है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी फिल्म को बैन किया गया। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, उस ज़माने में और बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन फिल्में बनती थी और एंटी गवर्नमेंट होती थी तो उसको बैन किया जाता था। लेकिन एंटी गवर्नमेंट में कैसे, कि मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा वो क्या लहजा था, क्या तरीका था बैन करने का। लेकिन आज जब सरकार बनी हुई है हमारी, समझ लें कि बीजेपी की सरकार है, तो कैसे वो किसी एक तबके को प्रमोट कर रहे हैं और एक दूसरे तबके को और डाउन कर रहे हैं। तो मतलब एक होता है ना कि और आग भड़कने की का अंदेशा होता है ऐसे काम में। तो यही और बताया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री को अगर रिलीज़ करने दिया जाएगा तो बीजेपी और मोदी साहब की इमेज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ये बताते हुए उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं होने दिया और उसको अनलिस्ट कर दिया गया। लेकिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर, कुछ फिल्मों के ऊपर जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है, पिछले लंबे अरसे से कुछ मैं रिकॉर्ड आपको डेटा बताने जाता हूँ। और इनफैक्ट ये अमर उजाला से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें कौन कौन फिल्में किस किस वजह से प्रतिबंध इंडिया में हुई और कुछ फिल्मों को रिलीज़ करने का भी आदेश दिया गया, बट 2 साल 3 साल बाद। तो मैं आप देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। और इसका हेडलाइन यही है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन 43 फिल्मों पर भी लगा चुका प्रतिबंध। इंदिरा सरकार ने किशोर कुमार के गानों को कर दिया था बैन। क्यों किया था किशोर कुमार के गानों को बैन इंदिरा गांधी ने या उनके मंत्रालय ने, वो मैं आपको, बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो बताने जा रहा हूँ, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। तो ऐसा नहीं कि पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का बहिष्कार हो रहा है सरकार की तरफ से। इसके पहले भी भारत में 43 फिल्मों पर प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि बाद में इनमें से कुछ को बहाल भी किया गया, लेकिन कुछ पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। सबसे ज़्यादा प्रतिबंध तो कांग्रेस की सत्ता में रहने के दौरान ही लगाया गया था। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्हें भारत सरकार का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। लेकिन देखिए, नज़रिया अलग होता है। एक नज़रिया ये होता है कि आप इस जिस तरीके से प्रतिबंध लगा, इसमें किसी समाज को बुरा ना लगे या समाज को का मतलब ठेस ना पहुंच जाए, इस वजह से आप प्रतिबंध लगाते हैं। और एक होता है कि किसी समाज को छोटा दिखाते हैं और उस समाज के ऊपर पूर्व में बहुत जुल्म हुआ था ये दिखाते हैं। तो दोनों का एंगल जो होता है वो अलग होता है। एक होता है कि आप सिस्टम और समाज को यानी बैलेंस रखने के लिए आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हो, और एक होता है कि हम एक रिवेंज के हिसाब से, या उन्होंने गलत किया था जब इनकी सरकार थी। तो नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, वही वाला मिसाल यहाँ पर आ रहा है। तो मैं जहाँ तक अभी आपको सुनाने वाला हूँ कि किस तरीके से विस्तार है इस चीज़ का। विस्तार में मैं बताऊँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। भारत से लेकर लंदन तक बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ख़ास तौर पर विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इसको रिलीज़ किया जाए। वाम दलों के छात्र संगठनों ने जेएनयू और जामिया में इस प्रतिबंध डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर बवाल किया। विपक्षी दलों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाकर सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन किया है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो विपक्ष हैं, उनका ये कहना है। अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार ने इसे देश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बताया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा बताया गया। इससे पूर्व में आपने ये वर्ड सुना होगा कश्मीर फाइल के लिए। जब
जो एंटी बीजेपी आरएसएस थे वो ये कहते थे, यानी कि जो विपक्ष के लोग थे या जो डेमोक्रेटिक के ऊपर बिलीव करते हैं या संविधान के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका कहना था कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई है और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी शब्द का, उसी लफ्ज़ का, उसी ज़बान का अभी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने यानी मिनिस्टर्स ने या सरकार ने इस्तेमाल किया है। यानी उन्होंने बताया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अब बताऊं कि भाजपा नेताओं का कहना है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है। यही कारण है कि जानबूझकर इस तरह की भ्रामक और झूठी डॉक्यूमेंट्री को जारी किया जा रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की किसी फिल्म को देश में प्रतिबंधित किया गया है। इसके पहले भी भारत में 43 फिल्मों पर प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि बाद में इनमें से कुछ को बहाल भी किया गया, लेकिन कुछ पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। सबसे ज़्यादा प्रतिबंध तो कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान लगाया गया। आइए जानते हैं इस फिल्मों के बारे में कि कौन कौन सी फिल्मों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया। जी हाँ, पहले बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपको बताएं कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है, इंडिया द मोदी क्वेश्चंस के नाम से शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसके दोनों पार्ट जारी हो चुके हैं। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफ़र पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में दिखाई गई है, बताई गई है। जी हाँ, इसके अलावा पीएम मोदी की छवि एक विशेष धर्म के खिलाफ रहने वाले नेता के तौर पर पेश की गई है। भारत में ये सीरीज नहीं प्रसारित हुई, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे बीबीसी ने चलाया। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो मतलब ये कि अब आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमने हमारे घर में तो रोक दिया, लेकिन घर के बाहर जिनको नहीं देखना चाहिए था असल में उन लोगों ने देख लिया। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी बदनामी हो रही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदनामी हो रही है, मतलब हमारी बदनामी हो रही है। यानी हमारे देश का दूसरे देशों में जो इमेज पर धब्बा लग रहा है, बट्टा लग रहा है, वो हमारे लिए शर्मनाक है। हम देशवासियों के लिए भी बहुत ही शर्मनाक ये खबर है। विवाद के 5 बड़े कारण। केंद्र सरकार का दावा है कि पीएम मोदी की छवि को गलत तरह से पेश किया गया है। ये केंद्र सरकार ने दावा किया है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, मतलब रीज़न दिया है कि क्यों इसको इंडिया में रिलीज़ नहीं किया जाए। दूसरा है भारत ब्रिटेन के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करने का आरोप। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होनी है। आरोप है कि ब्रिटेन और भारत में बैठे कुछ लोगों ने मिलकर इस डील को नहीं होने देने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री साजिश के तहत बनी है। और तीसरा है कि इस साल भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आरोप है कि G20 सम्मेलन को देखते हुए ही इस तरह भ्रामक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया गया है। इसके ज़रिए पीएम मोदी पर दाग लगाने की कोशिश की है। यानी ये डॉक्यूमेंट्री अगर आएगा तो उन पर दाग लगेगी या लग रहा है दाग। चौथा, पहली बार ऋषि सुनक के रूप में ब्रिटेन में कोई भारतीय मूल का हिंदू प्रधानमंत्री बना है। ऋषि सुनक और पीएम मोदी की अच्छी दोस्ती है। आरोप ये भी है कि इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ब्रिटेन में पीएम ऋषि सुनक की छवि को भी ख़राब करने की कोशिश हो रही है। यानी जो ऋषि सुनक के विपक्ष में यानी उनके ऑपोजिशन में जो लीडर होंगे, हो सकता है, ये आरोप है यहाँ भारत सरकार का, कि हो सकता है उनकी भी साजिश हो सकती है कि उनकी इमेज ब्रिटेन में ख़राब हो और इंडिया में नरेंद्र भाई मोदी की इमेज ख़राब हो, इसलिए शायद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। जी हाँ, 5वीं और आखिरी जो क्लॉज है, जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है
कि पूरी डॉक्यूमेंट्री में हिंदू धर्म के लोगों को गलत तरह से पेश किया गया है। ऐसे में आरोप ये भी है कि बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हिंदू धर्म के लोगों को बदनाम करने की साजिश रची है। जी हाँ, अब उन फिल्मों की बात करना भी ज़रूरी है, जैसे जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया कि किन किन फिल्मों के बारे में, मतलब किन किन फिल्मों को यहाँ की यानी भारत सरकार ने बैन किया था और बाद में कुछ को रिलीज़ भी कर दिया। तो अब उन फिल्मों की बात कर लेते हैं जिन्हें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले भारत में प्रतिबंधित किया गया था। भारत में तमाम कारणों से फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का इतिहास काफ़ी लंबा है। रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में पहली बार भारत में समर टाइम नाम की एक फिल्म को प्रतिबंध किया गया था। इस फिल्म में इटली के एक विवादित पुरुष के साथ प्यार में पड़ने वाली एक अमेरिकी महिला के चरित्र को दिखाया गया था। यही कारण है कि इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा 1959 में नील अक्षर नीचे, 1963 में गोकुल शंकर की फिल्म पर भी भारत सरकार ने बैन लगाया था। 1963 में बनी गोकुल शंकर पर आरोप है कि इसमें महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं को चित्रित किया गया था। 1973 में गर्म हवा नाम की एक फिल्म पर भी 9 महीने का प्रतिबंध लगा था। इस फिल्म में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान एक मुस्लिम परिवार के बारे में बताया गया था। सबसे ज़्यादा चर्चा 1975 में बनी फिल्म आंधी को लेकर हुई। इस पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इस पर लगी रोक हटा दी गई। इस फिल्म में संजीव कुमार, सुचित्रा सेन ने एक्टिंग की थी और गुलजार ने डायरेक्शन दी थी। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनके पति के रिश्तों पर आधारित थी। इसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गीत गाए थे। जी हाँ, अब मैंने जैसे शुरुआती टाइम में मैंने बताया कि कैसे किशोर कुमार के गानों पर भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर चलने से रोक लगा दिया गया था। तो ये क्यों रोक लगाया गया था उसके बारे में भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब किशोर कुमार के गानों पर लगाया गया था प्रतिबंध 1975 में, तत्कालीन उस समय जो आपातकालीन के दौरान कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किशोर कुमार अपनी आवाज़ में गाना गाकर दें। कांग्रेस को एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो लोगों तक वो मैसेज अपने गाने के ज़रिए पहुंचा सके। तो उसमें किशोर कुमार बहुत उस ज़माने में भी फेमस थे। तो सरकार ने उनकी आवाज़ को सेलेक्ट किया। और उसके बाद कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार के पास संदेश भेजवाया कि उनसे ये गाना गवाना है जिसमें सरकार अपनी स्कीम के बारे में बताएगी। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने कहा है कि मैं गाऊं। तो किशोर कुमार को इनके जो मंत्रालय के लोग थे उन्होंने कहा कि आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो वीसी शुक्ला थे, तो वीसी शुक्ला जी ने आदेश दिया है कि आप इस गाने को गाएं, अपनी आवाज़ में इस स्कीम को गाने के माध्यम से बताएं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, आदेश दिया, वर्ड उनको कुछ ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने नहीं गाया। अब जब उन्होंने नहीं गाया और ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंच गई, तब उनके गाने को भी बीबीसी जो ऑल इंडिया रेडियो पे उनके गाने प्रसारित होते थे और दूरदर्शन के चित्रहार और बाकी जो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होते थे उन सब पर बैन लगा दिया गया कि किशोर कुमार का कहीं पर भी गाना प्रसारित नहीं होगा। खैर, इसके बाद किशोर कुमार भी थोड़े तिलमिला गए। बहरहाल उसके बाद तो आगे फिर सब हो गया। यह बात कांग्रेस की इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। यह बैन 3 मई 1976 से लेकर आपातकालीन खत्म होने तक जारी रहा, इतना लंबा चला। गांधी परिवार से जुड़ी इन फिल्मों पर भी रहा विवाद। 1977 में अमृत नाहटा ने एक फिल्म बनाई थी, इसका नाम किस्सा कुर्सी का रखा गया था। इस फिल्म में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन को दर्शाया गया था। आरोप है कि तब संजय गांधी के समर्थकों ने इस फिल्म का मास्टर प्रिंट और
सभी प्रतियां सेंसर बोर्ड के कार्यालय से उठा लिया और जला दिया। बाद में दूसरे कलाकारों के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। इसके अलावा 1993 में बनी तमिल फिल्म कुत्रपथिरिकै पर भी केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया था। इस फिल्म की कहानी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ी थी। यही कारण है कि 2007 तक इस फिल्म की प्रतिबंध लगा रहा। इसी तरह 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों पर बनी फिल्म कौम द हीरे पर भी बैन लगा दिया गया। ये फिल्मों का बैन लगाने का जो अंदाज़ा मुझे समझ में आया कि इससे माहौल ख़राब हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी के सपोर्टर या सिख समुदाय या जो भी है उनके ऊपर एक होता है ना कि माहौल ख़राब हो सकता है, इसलिए इनको बैन किया गया था। और उसके बाद बैंडिट क्वीन से लेकर मोहल्ला 80 तक पर भी रहा बैन। 1994 के दस्यु सुंदरी फूलन देवी पर आधारित एक फिल्म बनी, इसका नाम बैंडिट क्वीन रखा गया था। इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध हट गया था। 1971 में सिक्किम, 1979 में खाक और खून, 1984 में इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल और डूम, 1987 में पति परमेश्वर, 1996 में कामसूत्र, अ टेक ऑफ लव और फायर पर भी रोक लग गई थी। दोनों ही फिल्मों में सेक्सुअल कंटेंट थे। फायर फिल्म में 2 महिलाओं और समलैंगिक संबंधों की कहानी थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर पहले रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में बिना कट किए इसे रिलीज़ कर दिया गया था। यानी सेंसर बोर्ड से ही बैन था। 2001 में 5, 2003 में हवाएं, 2004 में पिंक मिरर, फाइनल सॉल्यूशन, हवा आने दे जैसी फिल्मों को भी प्रतिबंध झेलना पड़ा था। पिंक मिरर में समलैंगिक के संबंधों को दिखाया गया था, जबकि फाइनल सॉल्यूशन में गुजरात दंगों की कहानी थी। हवाएं में 6 दंगों को दिखाया गया था। 2016 में मोहल्ला 80 पर भी बैन लगा था, हालांकि बाद में इसे क्लियर कर दिया गया था। आखिरकार फिल्म 2017 में प्रतिबंधित हुई। इनमें एक फिल्म का नाम नीलम तो दूसरे का तूफान सिंह था। तूफान सिंह जो थी वो ड्रग्स और पंजाब के गैंगस्टर के ऊपर आधारित थी फिल्म, जो कि बाद में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था वहाँ पर कुछ जगहों पर रिलीज़ भी हुई। इस बारे में मैं जानता हूँ कुछ किरदारों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद नीलम में श्रीलंकन सिविल वॉर और तमिल विवाद को दिखाया गया है। श्रीलंका से रिश्ते ख़राब होने के डर से सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगा दिया था। इसी तरह खालिस्तान आतंकी तूफान सिंह पर बनी फिल्म भी 2017 में बैन हो गई थी। ये है भारत के प्रतिबंधित झेलने वाली फिल्में। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 43 फिल्मों को अब तक प्रतिबंध झेलना पड़ा है। हालांकि इसमें से कई ऐसी फिल्में थी जिन्हें बाद में हरी झंडी दे दी गई थी। जिन फिल्मों का प्रतिबंध लगाया गया है उनमें 1955 में समर टाइम, 1959 में नीलम एक क्षण नीचे, गोकुल शंकर, गरम हवा, ये सब फिल्मों के ऊपर लगाया गया था। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये फिल्में थी और ये आज मीडिया के ऊपर, मीडिया हाउसेस के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कानून का मतलब एक कहें तो मिसयूज एक तरह से हो रहा है। और जो संविधान का चौथा स्तंभ बताया जा रहा था उसको हिलाया जा रहा है। तो या तो फिर हमारे देश से इस व्यवस्था में जो अभी सरकार जिस तरीके से मीडिया और मीडिया हाउसेस के ऊपर जो मतलब गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर जिस तरीके से वार हो रहा है, जिस तरीके से अटैक हो रहा है, इससे तो बेटर होगा कि मीडिया हाउस को ही बंद कर दीजिए आप। अगर आपने जर्नलिज्म किया, मास कम्युनिकेशन किया है,
और ये भी हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी किया, तो उसके टैक्सेस वगैरह जितने भी जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाते हैं। तो हम आपको पैसे दे के डिग्री ले रहे हैं और फिर अपनी जॉब परस्यू कर रहे हैं या अपने करियर को जर्नलिज्म में भी शुरुआत कर रहे हैं और बना रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है, यानी जो जर्नलिज्म में अगर जो आगे बढ़ा गए तो उसने चैनल ओपन कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं देश को फायदा देने का काम कर रहे हैं। आज विदेशों में, चाहे आप यूके, यूएस, कनाडा, कहीं की भी आप बात कर लीजिए या ब्रिटेन की बात कर लीजिए, सरकार कैसी भी हो, लेकिन ये आज़ादी वहाँ पर किसी सरकार ने नहीं छीना है कि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी आवाज़ को रोक दिया जाए। और अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है तो चाहे आपके चैनल को हम खरीद लेंगे, या चाहे आपके चैनल के ऊपर छापेमारी कर देंगे, या तो आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। ये सब चीज़ें दूसरे मुल्कों में नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में इसकी शुरुआत हो गई है। तो मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।